हेलो दोस्तों, यह है मेरा अगला वीडियो जिसमें हम मुख्य रूप से अब आप जानेंगे मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी के बारे में हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे क्योंकि मौर्य डायनेस्टी हिंदुस्तान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि मौर्य डायनेस्टी ने हिंदू कुश पर्वत के पूर्वी छोर से संपूर्ण भारत, दक्षिणी छोर तक, कुछ दक्षिण भारत के एक दो राज्यों को, पांड्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत भूमि या भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। और इतने बड़े क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखना अंग्रेजों के लिए भी संभव नहीं था। मौर्य डायनेस्टी के लगभग 1000 साल या 800 सालों तक ऐसा संभव नहीं हो पाया था। ये केवल गुप्त साम्राज्य के ही समय में संभव हुआ जब समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे महान और शक्तिशाली शासकों ने उस भूमि पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में स्टार्ट करेंगे। मैंने जहाँ से पिछला लेक्चर छोड़ा था उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। तो होता यह है कि जब धनानंद ने अपनी सभा में विद्वानों को, पंडितों को आमंत्रित किया तो उसने ब्राह्मणों का अपमान किया क्योंकि वो ज्ञान की जो प्रशंसा नहीं करता था और वो क्षत्रियों को श्रेष्ठ मानता था। जिस अपमान का घूंट पीकर चाणक्य ने ये मन बनाया कि भाई साहब, अब जितना भी हो गया आपका जो अत्याचार मगध की जनता पर, अब उसका अंत करना पड़ेगा। तो अब एक टीचर चाणक्य का ही एक स्टेटमेंट है कि किसी भी शिक्षक या अध्यापक को कभी भी साधारण नहीं समझना चाहिए क्योंकि प्रलय और विनाश, निर्माण और उत्पत्ति, ये सभी एक शिक्षक की गोद में ही खेलते हैं। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक ही किसी व्यक्ति या बच्चे को शिक्षण देकर ज्ञान, नॉलेज, अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान देकर एक इतिहास का निर्माण करता है। और चाणक्य ने अपने वाक्य को सिद्ध करके भी दिखाया। माफ कीजिएगा, मेरी आवाज थोड़ी सी आज खराब है। तो जब चाणक्य का अपमान किया गया तो उसके बाद वो वहां से मगध से निकल गया। अब ये अमात्य राक्षस को पता चल गया था कि चाणक्य कोई एक साधारण नागरिक नहीं है या साधारण इंसान नहीं है क्योंकि उन्होंने भी तक्षशिला से ही विद्या प्राप्त करी थी। अब वो भले ही उसका जूनियर था लेकिन उसे पता था कि ये कुछ ना कुछ करेगा। तो उन्होंने चाणक्य पर नियंत्रण पाने की कोशिश करी उस गुप्तचरों की सहायता से। चाणक्य इधर उधर घूमते हुए और धनानंद को हराने के लिए कहीं कोई रास्ता ढूंढते हुए जा रहा था। तो ऐसे ही जंगल में कुछ बालकों के साथ उनको चंद्रगुप्त मौर्य मिला। तब उसका नाम मौर्य नहीं था, केवल चंद्रगुप्त था। तो चंद्रगुप्त अपने मित्रों के साथ खेल रहा था और जंगल में एक टीले पर बैठकर बच्चों को प्रजा का रूप देकर कुछ सवाल जवाब कर रहा था। तो चाणक्य ने बच्चों के सवालों को और चंद्रगुप्त मौर्य के जवाबों को सुनकर गहन अध्ययन किया और उसी वक्त उसने ऐसा पाया कि इस बच्चे में एक भावी सम्राट होने के संपूर्ण गुण थे। अगर उसे एक चाणक्य जैसा गुरु मिल जाता है तो उस बच्चे की सहायता से या उस बच्चे का प्रयोग करके नंदा डायनेस्टी का विनाश कर सकता है। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ले लिया और उसकी माँ को, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की माँ मूरा को इसके बारे में बताया। उसकी माता से परमिशन ली और वो अपने साथ उसको लेके चला गया तक्षशिला। वहां पर उसको उभारा, निखारा, ज्ञान दिया। तो उस ज्ञान की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य को एक शक्तिशाली योद्धा बनाया। अब शक्तिशाली योद्धा तो बना दिया, उस समय क्या था, सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। तो उसके बीच में दो शासक आते हैं। एक आता है भारतीय इतिहास में जो भले वो हार गए हो या उस युद्ध का जो परिणाम है वो साफ साफ नहीं निकला हो, और उसका नाम है पोरस। ये झेलम नदी के किनारे पर एक युद्ध हुआ था सिकंदर और राजा पोरस के बीच में। उसके पहले एक शासक था गांधार का, तक्षशिला जिसके अंडर में आता था, जिसका नाम है आंभिक। आंभिक हिंदुस्तान का पहला गद्दार माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सिकंदर से बिना युद्ध किए सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर की सेना को उपहार भी दिए, खाना पानी दिया, सेना दी, ताकि वो भारत
उस रास्ते से होकर झेलम नदी के पास से होकर हिंदुस्तान में प्रवेश कर सके। इसीलिए आज भी हम जयचंद के साथ साथ आम्भिक को एक गद्दार के रूप में मान्यता देते हैं। अब सिकंदर की सेना या उसके उत्साह, सैनिकों की ताकत के आगे हो सकता है आम्भिक का आत्मविश्वास डगमगा गया हो। अब तत्कालीन स्थिति के बारे में तो हम नहीं जान सकते, लेकिन झेलम नदी के किनारे जो पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ बहुत ही खतरनाक हुआ, और इतना ज्यादा खतरनाक हुआ कि सिकंदर पोरस की वीरता को देखकर इतना प्रसन्न हुआ कि जब उसको सिकंदर की दरबार में लाया गया, सिकंदर ऑलरेडी उससे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था, उसने पूछा कि अब बताइए, आपके सामने मतलब एक विश्व विजेता सिकंदर बैठा हुआ है, तो आपके साथ क्या किया जाए, कैसा व्यवहार किया जाए। तो राजा पोरस ने क्या जवाब दिया, आप मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। अब आप यहाँ पर ये चीज ध्यान देंगे कि मतलब हारने के बावजूद भी उसके अंदर इतना ज्यादा विश्वास, आत्म उत्साह था कि वो बिल्कुल भी डरा नहीं, और उसके इस जवाब को देखकर सिकंदर और भी ज्यादा खुश हो गया और उसको बोला कि आपका राज्य आपके पास ही रहेगा, आप अपना राज्य का शासन करते रहिए और हमको अपना टैक्स देते रहिए। अब इसका कंपैरिजन आप अगर एक शासक से करेंगे, जब अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया तो वहां पर एक शासक था, मुझे शायद याद नहीं आ रहा, मैं उसका नाम आपको बताऊंगा। तो जब देखा कि वो हारने लगा है, गुजरात पर आक्रमण अकबर ने अपने केवल 200 सैनिकों के साथ किया था, क्योंकि उसकी बाकी की सेना पीछे रह गई थी और वो घुड़सवार दल के साथ आक्रमण कर दिया। इतना तेज आक्रमण था कि उसकी सेना पूरी छितर बितर हो गई और राजा सो रहा था। राजा को बताया कि भैया आक्रमण हो गया। अकबर ने आक्रमण कर दिया, तो उसने स्थिति का जायजा ही नहीं लिया और महल छोड़कर भाग गया। अब महल छोड़कर भाग गया तो भैया उसको ढूंढवाया गया तो साहब कहाँ छुपे थे? साहब छुपे थे गन्ने के खेत में। अब गन्ने के खेत में राजा छुपा हुआ है, तो बताइए राजा की क्या इज्जत रह गई कि मतलब युद्ध भूमि में बिना लड़े ही अपनी प्रजा को छोड़कर भाग गया। ऐसे राजा का क्या सम्मान रह जाएगा। अब यही स्थिति सिराजुद्दौला के साथ भी हुई। सिराजुद्दौला एक वीर योद्धा तो था, लेकिन अकुशल राजा था। उसको परिस्थितियों का ज्ञान नहीं था और उसका ज्यादातर जो विश्वास था वो अपने मंत्रियों, वजीरों और सिपह सालारों पर था। जब आप किसी भी दूसरे के ताकत के दम पर युद्ध करते हैं तो उसकी ताकत आपकी ताकत से ज्यादा हो जाती है। तो उसका एक सिपह सालार था मीर जाफर ने कान में जाके बोला कि साहब हम युद्ध हार रहे हैं, एक काम करो आप निकल लो यहाँ से। तो सिराज को लगा कि अब हम युद्ध हार रहे हैं तो एक काम करते हैं, भाग जाते हैं। तो सिराज ने भी युद्ध उसके मीर जाफर के कंधों पर डाला और भाग गया और मीर जाफर ने तुरंत समर्पण कर दिया। अगर वहीं सिराज को समझ में आता कि नहीं ये गद्दारी है, वो लड़ता, उसकी सेना लड़ती। राजा को भागता देखकर कौन सी सेना युद्ध करेगी। अब आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। आज की आधुनिक स्थिति में एक युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में। यूक्रेन कितना छोटा सा देश है, रशिया कितना बड़ा देश है। यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर जेलेंस्की, और रशिया का आपको सभी को पता है द ग्रेट पुतिन। तो आक्रमण करने के बाद जेलेंस्की भागा नहीं, उन्होंने खड़े होकर बोला कि हम आखिरी दम तक युद्ध करेंगे, लड़ेंगे, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे, अपने चाहे हमें बच्चों को के हाथों में भी हथियार क्यों ना देना पड़े। वहीं हामिद करजई अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर छोड़ के भाग गए। किसके आगे? केवल जमीन पर युद्ध हो रहा था, हवाई युद्ध तो हुआ ही नहीं। रशिया ने तो मतलब हवाई युद्ध किया, मिसाइलें दागी, सब किया, तब भी आज युद्ध एक साल हो चुका है, युद्ध चल ही रहा है। 1 महीना भी अफगानिस्तान की सेना ने लड़ाई नहीं लड़ी। क्यों? क्योंकि उनका राजा ही युद्ध के डर से भाग खड़ा हुआ और अब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तो
यही कहने का मतलब है, जब राजा ताकतवर होता है तो सेना में भी जोश बढ़ता है। अब यही पाकिस्तान पहले इंडिया को डराता था, आज इंडिया से डरा बैठा है। क्यों? क्योंकि हमारे दो ताकतवर नेता, एक प्रधानमंत्री मोदी जी और एक अमित शाह जी, पूरी दुनिया एकदम सकते में रहती कि भाई ये क्या कर देते, किसी भी इंटरनेशनल पावर से नहीं डरते हैं। उरी पर अटैक होता है, बालाकोट होता है, पुलवामा होता है, एयर स्ट्राइक कर देते हैं, मिसाइलें दागने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ भी हो डरते ही नहीं है। गलवान घाटी में कुछ होता है तो देख लेंगे, पूरी सेना घुसे दी, कुछ भी हो मार देंगे, जबरदस्त मारेंगे, गिरा गिरा के मारेंगे। चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, किसी से कोई डर नहीं, जो भी है निपट लेंगे। कमजोर मुल्क है, प्यार मोहब्बत से निपटेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा बैठ गया इस चीज को समझाने में। तो पोरस की वीरता से इतना ज्यादा सिकंदर प्रसन्न हुआ कि उसका राज्य उसको दे दिया। अब सिकंदर व्यास नदी के पश्चिमी छोर पर खड़ा है और व्यास नदी के पूर्वी छोर पर मगध की सेना खड़ी है। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने योजनाबद्ध तरीके से छुटपुट गोरिल्ला वारफेयर का इस्तेमाल करके सिकंदर की छोटी छोटी टुकड़ियों को नष्ट करना स्टार्ट किया और एक कथाएं प्रचलित करवा दी। मगध के जो महामंत्री हैं, प्रधानमंत्री अमात्य राक्षस का थोड़ा सा इसमें सहयोग लेके कि मगध की सेना में पारलौकिक योद्धा हैं जो जिनको देवताओं का समर्थन है, जिसकी वजह से सिकंदर की सेना में भय का माहौल पैदा हो गया। जब सिकंदर वापस चला गया तो उसकी सेना का कुछ हिस्सा उत्तर पश्चिम भारत में रह गया। जब वो रह गया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि पर्वतेश्वर राजा जो थे पोरस, महान पोरस, उनका प्रयोग करके वहां के छोटे छोटे राज्यों पर अटैक करके एक शक्ति हासिल कर ली और एक वहां समर्थन प्राप्त कर लिया। अब सिकंदर तो जा चुका है, अब हिंदुस्तान में शासन किसका है? मगध का। अब मगध एक छत्र राजा बनकर बैठा है। क्यों? सिकंदर जा चुका है, अब हिंदुस्तान में कोई भी ताकतवर राजा नहीं है जो मगध से वो ले सके। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने क्या किया, कुछ वनवासियों का प्रयोग करके, कबीलों का प्रयोग करके सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर अटैक कर दिया। तो जब पाटलिपुत्र पर अटैक किया तो अमात्य राक्षस विद्वान तो था ही, उसने उस समय क्या था, कोई पूरी भूमि नहीं था, केवल एक क्षेत्र देश माना जाता था। तो उसने देशभक्ति का प्रदर्शन करते हुए चाणक्य और चंद्रगुप्त को खूब मार मार के भगाया। अब चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसा योद्धा और विद्वान व्यक्ति मार के भगाए गए हो पाटलिपुत्र से जान बचाकर, तो वो भागते भागते एक जगह पहुंचे। वहां पर उनको काफी भूख लगी थी, तो एक झोपड़ी के बाहर जाके देखा, खड़े हो गए, बोला यहाँ कुछ खाने को मिलेगा। तो वहां पर क्या था कि एक जो विधवा थी वो अपने बच्चे को भोजन परस रही थी। तो उन्होंने बोला, माता हमें भी कुछ भोजन करने को दे दीजिए, हम भी बहुत दूर से जान बचा के भागे। तो उन्होंने बैठाला, भोजन करवाया। तो बच्चा खिचड़ी खाते हुए या भोजन खाते हुए या रोटी खाते हुए उसने क्या किया, रोटी को बीच से तोड़ा, जिसके कारण उसका हाथ जल गया। तो माँ ने उसको व्यंग करते हुए बोला कि बेटा, तुमने भी चाणक्य और चंद्रगुप्त की तरह ही गलती करी है। कभी भी रोटी को बीच से नहीं तोड़ते हैं, बीच से तोड़ोगे तो हाथ जल जाएगा, क्योंकि रोटी बीच में गर्म होती है। रोटी को हमेशा किनारे से तोड़ना चाहिए। चाणक्य ने ये बात सुनी, चाणक्य बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। चाणक्य ने उसके पैर छुए, बोला, माता आपका ये ज्ञान मैं जीवन भर याद रखूंगा। उन्होंने भोजन किया और वहां से चल दिए। अब चाणक्य ने मतलब वो प्लान बनाया कि अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मगध की सीमावर्ती राज्यों को जीतेंगे और केंद्र की ओर बढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वहां के छोटे छोटे राज्यों को, कबीलों को अपने साथ जोड़ना स्टार्ट किया। जब जोड़ना स्टार्ट किया तो चंद्रगुप्त उस समय वहां के जितने भी राजा थे वो मगध के शासक धनानंद से बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान थे। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले वहां के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के यवन, मतलब जो मैसिडोनिया के प्रांतपति थे, उनको हराया। यवन सैनिकों को अपनी टुकड़ी में लिया
और एक वहाँ का क्षेत्रपति प्रांतपति बनकर उभरा। फिर उसने वहाँ के राजा पोरस के पुत्र जो था उससे सहयोग लिया। उन दोनों के बीच में एक गुट मतलब संधि हुई कि जब हम मगध को जीतेंगे तो मगध जितना बड़ा भी साम्राज्य होगा उसके 2 हिस्से करेंगे, और जो पश्चिमी सीमा होगी वहां पर राजा बनेगा राजा पोरस का बेटा, और पूर्वी क्षेत्र का राजा बनेगा चंद्रगुप्त। तो दोनों ने क्या किया, आसपास के जो छोटे छोटे कबीले हैं क्षेत्र उनको जीतना प्रारंभ किया। कुछ को प्यार से मोहब्बत से समझा के, कुछ को आक्रमण करके दबा के डरा के उन्होंने जीता। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपनी विजय यात्रा है वो भेरी घोष की नीति का पालन करके, भेरी घोष मतलब डरा के धमका के युद्ध करके, साम दाम दंड भेद। तो जो साम दाम दंड भेद है इसमें जो भेद लास्ट में नहीं आता है, भेद 3rd नंबर पर आता है। साम दाम भेद दंड मतलब पहले भेद जानो उसके बाद दंड दो। तो उसके सारे राजाओं को हराया और आगे बढ़ते गए। तो जब उनकी सेना काफी बड़ी हो गई तो चंद्रगुप्त मौर्य उस समय में एक लोकनायक योद्धा की तरह प्रस्तुत किया गया। तो जब चंद्रगुप्त अपनी सेना लेकर चलता था, जो छोटे छोटे राजा होते थे वो समर्पण करते जाते थे कि इससे तो हम जीत ही नहीं सकते, ये एक अलौकिक पारलौकिक देवत्व चरित्र वाला राजा है। कुछ ने समर्पण कर दिया, कुछ हार गए। फिर इन्होंने एकदम से जब मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, इतना अकस्मात आक्रमण था कि कोई भी समझ नहीं पाया, और यहाँ जो अमात्य राक्षस है इनको भी समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। इन्होंने काफी समय तक चंद्रगुप्त की सेना को रोकने की कोशिश करी, लेकिन चंद्रगुप्त एक विराट योद्धा था और उसके एक तीर से धनानंद का, कुछ लोग बोलते धनानंद का उसके तीर से वध हो गया या धनानंद भाग गया, जिसमें उसकी जो पुत्री थी दुर्धरा का बोलते हैं कि वो चंद्रगुप्त मौर्य से प्रेम करने लगी थी। तो दुर्धरा का प्रयोग करके चाणक्य और चंद्रगुप्त ने उसके जो साम्राज्य था उसमें असंतोष की स्थिति पैदा कर दी थी, उस सारे भेदों को जान लिया था। जब आप किसी शत्रु के सारे भेदों को जान लेते हैं, अब जैसे आप पेड़ पर गन लेके बैठे हैं किसी दुश्मन का सर उड़ाने के लिए, और पता चले कि आपकी स्थिति का पहले ही आपके दोस्त ने व्याख्यान कर दिया है कि छत पे LMG लेके कौन बैठा है, पेड़ के पीछे कौन छुपा है, दीवार के पीछे कौन छुपा है। उसी तरह दुर्धरा का प्रयोग करके चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मगध के पाटलिपुत्र की जितनी भी गुफाएं, सुरंगें और जो भी मुख्य दीवारें, कमजोर दीवारें, शक्तिशाली दीवारें, सेना टुकड़ियां कहाँ कहाँ रखी गई हैं, स्थायित्व है, वो सबकी स्थिति जान ली और उसका प्रयोग करके धनानंद को हरा दिया। उसके बाद चंद्रगुप्त और दुर्धरा का विवाह हो जाता है। तो दुर्धरा का ही पुत्र था बिंदुसार। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। चंद्रगुप्त थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है वो 321 से 185 BC तक माना जाता है। इसकी माँ का नाम था मूरा के नाम पर ही चंद्रगुप्त का नाम चंद्रगुप्त मौर्य पड़ा। चंद्रगुप्त के शासन काल के अंतिम समय में भयंकर 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, जिसके कारण चंद्रगुप्त भद्रबाहु के संरक्षण में जैन धर्म ग्रहण करके दक्षिण भारत चला गया था। इसके बीच में अभी भी चंद्रगुप्त के साम्राज्य की कुछ चीजें बाकी हैं, जैसे उसकी पत्नी हेलेना का कैसे विवाह हुआ। चंद्रगुप्त को ऐसा बोलते हैं कि हेलेना पत्र लिखती थी, क्योंकि चंद्रगुप्त उस समय के भारत और क्योंकि भारत भी उस समय 21वें प्रांत के रूप में आता था मैसिडोनिया के। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य और सेल्यूकस निकेटर जो उसके सिकंदर के पूर्वी साम्राज्य का सेनापति था, दोनों की सीमाएं मिलने लगी। दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में जो युद्ध हुआ था वो परिणाम रहित था, लेकिन अब परिणाम रहित कैसे हो सकता है? परिणाम रहित तो तभी होगा जब उसके आउटकम निकाले जाएंगे। अब सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करा था और एक राजदूत भेजा था मेगस्थनीज नाम का। तो हम कल मेगस्थनीज से दोबारा स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।